Assalamualaikum students, how are you? Welcome back to Bionic Brain channel again, and today the topic we will discuss is the phylum Microspora. हम जो है वो प्रोटोजोआ और टैक्सोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर फाइलम ऑफ द प्रोटोजोआ, दैट इज़ द फाइलम माइक्रोस्पोरा. माइक्रोस्पोरा जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है, एंड स्पोरा मीन्स स्पोर्स, यानी कि इस फाइलम के अंदर जो है जो मेंबर्स हैं उनके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, राइट. तो ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, यानी कि ये ओनली विद इन द सेल ऑफ होस्ट, यानी कि जो होस्ट का सेल होता है बिल्कुल उसके अंदर ही ये जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उसी के अंदर जो है ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं और अपने स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है. इंट्रासेलुलर मीन विद इन द सेल्स. नेक्स्ट स्पोर्स, यानी कि ये रेजिस्टेंट स्पोर्स बनाते हैं, ऐसे स्पोर्स बनाते हैं जो कि हार्श इन्वायरमेंट को बियर कर सकते हैं, और ये स्पोर्स ही जो है ये नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स में जो है वो ट्रांसमिट होते हैं, राइट. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पोलर ट्यूब, ठीक है. पोलर ट्यूब जो है वो इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. पोलर ट्यूब इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो पोलर ट्यूब होती है इसके ज़रिए से ये जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स के अंदर जो पैरासिटिक कंटेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्पोरोप्लाज्म, राइट. उसको हम बोलते हैं स्पोरोप्लाज्म. अब ये जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, ये अपने स्ट्रक्चर पोलर ट्यूब की मदद से स्पोरोप्लाज्म रिलीज़ करते हैं विद इन द होस्ट सेल, यानी कि स्पोर्स के अंदर जो पैरासिटिक या जो इन्फेक्टेड कंटेंट होता है उसको हम स्पोरोप्लाज्म कहते हैं, और ये जो स्पोर्स होते हैं ये पोलर ट्यूब के ज़रिए से स्पोरोप्लाज्म रिलीज़ करते हैं होस्ट सेल के अंदर, जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है. और प्रोलिफरेशन, यानी कि ये होस्ट सेल के अंदर ही जो है वो स्पोर्स बनाते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, अपनी जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उसको बढ़ाते हैं उनकी तादाद को, और उनके अंदर इन्फेक्ट करते हैं, और फिर ये सेल्स से बाहर निकलते हैं, अदर सेल्स को इफेक्ट करते हैं और नेक्स्ट होस्ट के अंदर जो है वो एंटर होते हैं. तो ये है माइक्रोस्पोरा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो नोसीमा बोम्बिकस ये इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है. ये एक पेब्रिन डिजीज़ कॉज करता है. पेब्रिन डिजीज़ जो होती है वो सिल्क वॉर्म की डिजीज़ होती है, ठीक है. सिल्क वॉर्म जो है वो डिजीज़ होती है. ये क्या करते हैं कि ये सिल्क वॉर्म की जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर देते हैं, डेवलपमेंट को, जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं उसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस के अंदर उसको स्टॉप कर देते हैं, और उनके लार्वा के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स जो है वो बन जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो सिल्क की प्रोडक्शन है वो उनके अंदर नहीं हो पाती, और जो उनके बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, वो भी हम गेन नहीं कर पाते. कुछ सर्वाइव कर जाते हैं और ज़्यादातर की डेथ हो जाती है, राइट. अगर हम इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें माइक्रोस्पोरा की, तो एक बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है, यानी कि ये जो है वो इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स होते हैं, जैसे कि हम जो है वो स्प्रेज वगैरह यूज़ करते हैं नॉर्मली इंसेक्ट्स वगैरह को किल करने के लिए, लेकिन वो हमारी फसलों को जो है वो नुकसान पहुंचा सकती हैं. लेकिन ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट होते हैं ये बायोलॉजिकल वेज होते हैं इंसेक्ट को, नेचुरल वेज होते हैं इंसेक्ट को कंट्रोल करने के, और इसके कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो है वो नहीं होते. और सेकेंड, ये जो है वो HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि एड्स कॉज करता है, उनके पेशेंट्स के अंदर जो है ये सीरियस डायरिया जो है वो कॉज करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को भी डिस्टर्ब करता है. अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें, नोसीमा बोम्बिकस के अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो इसका जो लाइफ साइकिल होगा, ठीक है, यानी कि वो सबसे पहले क्या होगा कि ये स्पोर्स होंगे, ठीक है. अब ये स्पोर्स जो हैं वो होस्ट सेल के अंदर एंटर होंगे ये स्पोर्स अपना पैरासिटिक कंटेंट स्पोरोप्लाज्म जो है वो रिलीज़ कर देंगे होस्ट के सेल के अंदर, ठीक है. अब ये जो स्पोरोप्लाज्म होगा ये डेवलप होगा, फिर डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करके ये बहुत ज़्यादा स्पोर्स की फॉर्मेशन कर देगा, और ये स्पोर्स उस सेल से बाहर निकलेंगे, अदर सेल्स को इफेक्ट करेंगे, या फिर नेक्स्ट जो होस्ट होते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनके अंदर एंटर हो जाएंगे और उनके अंदर डिजीज़ को कॉज कर देंगे. तो ये जनरल कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फाइलम माइक्रोस्पोरा के बारे में. द नेक्स्ट फाइलम दैट वी विल डिस्कस इज़ द फाइलम असीटोस्पोरा. अब ये जो फाइलम है जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसमें भी जो है वो स्पोर्स की फॉर्मेशन ही होती है. ये भी ऑब्लिगेटरी इन एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट्स हैं, यानी कि ये सेल के अंदर जो है वो नहीं होते बल्कि सेल के बाहर जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं. अगर हम स्पोर्स की बात करें तो स्पोर्स की फॉर्मेशन जो है वो इनके अंदर होती है, स्पोर्स की फॉर्मेशन जो है वो इनके अंदर होती है, ठीक है. और ये पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं डिजीज़ को कॉज करते हैं, ठीक है, डिजीज़ को कॉज करते
करते हैं, ये ह्यूमंस के अंदर, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर डिजीज़ को कॉज करते हैं। ये स्पोर्स होते हैं और ये जो स्पोर्स होते हैं ये हार्श इन्वायरमेंट को रेजिस्ट कर सकते हैं, उसके अंदर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हम यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूनिसेलुलर ये जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि सिंगल सेल पे जो है ये कंसिस्टेड होते हैं, और यूकैरियोट्स होते हैं यानी कि इनके अंदर जो है वो मौजूद होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है। जैसे कि हमने अगर एग्जांपल लेते हैं सिलेनिडियम, ठीक है, तो ये जो है वो एक ऐसा एसेस्टोपोरा का मेंबर होता है, ठीक है, जो कि मेरीन जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, जो मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, उनको इन्फेक्ट करता है, ठीक है, इफ़ेक्ट करता है। अगर हम बात करें फाइलम माइक्रोज़ोआ की, ठीक है, ये अब जो है वो नेक्स्ट फाइलम है प्रोटोज़ोआ का। ये भी ऑब्लिगेट जो है वो पैरासाइट्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, यानी कि होस्ट के सेल से बाहर जो है ये रहते हैं। स्पोर्स, ये भी स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं जो कि रेजिस्टेंट, जो हार्श इन्वायरमेंट को रेजिस्ट कर सकते हैं। इनका जो हैबिटेट होता है ये एक्वाटिक इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो रहते हैं, और वहाँ पे जो एक्वाटिक इन्वायरमेंट के अंदर जो फिशेस मौजूद होती हैं ये उनको इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। और इनका कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है, यानी कि ये इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, और वर्टिब्रेट्स, ठीक है, दोनों होस्ट को यूज़ करते हैं टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, यानी कि इनके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट दोनों होस्ट की नेसेसिटी होती है। और अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो माइक्रोज़ोमा सेरिब्रैलिस, ठीक है, ये एक ऐसा जो है वो माइक्रोज़ोआ के मेंबर होता है, ठीक है, जो कि जो साल्मोन्स होते हैं, ठीक है, साल्मोन हो गया या टॉड्स वगैरह हो गया, इनके नर्वस सिस्टम को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। और आपको पता है कि हमारी बॉडी के जितने भी मतलब ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी के फंक्शंस जो है वो उनका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो जब ये इसके नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करेंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा कि इनके अंदर रिगलिंग मोशन जो है वो प्रोड्यूस होगी, रिगलिंग, या फिर उसके बाद जो है वो टेम्बलिंग मोशन जो है वो इनके अंदर प्रोड्यूस, यानी कि ये लड़खड़ाएंगे, ठीक है, चक्कर लगाना, ठीक है, तो इनकी यानी कि मोशन जो है वो इनकी कंट्रोल में नहीं रहेगी, ठीक है। तो क्योंकि ये इनके जो ब्रेन होता है, ये इनका जो नर्वस सिस्टम उसको इफ़ेक्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो इस काबिल नहीं होता कि वो इनकी मोशन को कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइलम सिलियोपरा की। फाइलम सिलियोपरा जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर सीलिया जो है वो मौजूद होता है, जो कि सिंपल और कंपाउंड स्ट्रक्चर होता है, जो कि फीडिंग, ठीक है, और उसके बाद लोकोमोशन के लिए जो है वो इनके अंदर यूज़ होता है, ठीक है, उसको ये इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये फ्रेश वाटर मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। इनके अंदर सीलिया मौजूद होता है जो कि कंपाउंड और सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जो कि फीडिंग और लोकोमोशन के लिए यूज़ होता है। फिर ये बाई न्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि इनके अंदर दो न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होते हैं। एक स्मॉल न्यूक्लियस को माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो लार्ज न्यूक्लियस होता है उसको हम मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। और साइटोसोम यानी कि जो है वो इनके अंदर माउथ होता है, जो कि इनका स्पेशलाइज्ड जो है वो स्ट्रक्चर होता है, या माउथ, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो दैट इज़ द पैरामीशियम। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सीलिया होता क्या है। सीलिया जो है वो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और ये जो है वो एज़ कम्पेयर अगर हम इनका कंपैरिजन करें फ्लैजिला के साथ, ठीक है, तो ये फ्लैजिला की निस्बत जो है वो साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, ठीक है। फ्लैजिला या तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक मौजूद होगा, ठीक है, या दो मौजूद होंगे या तीन मौजूद होंगे, इस तरह से होते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर ये छोटे छोटे जो है ये इस तरह से सीलिया मौजूद होते हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद में होते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लैजिला, लेकिन इनकी निस्बत जो है वो साइज़ इनका छोटा होता है, ठीक है, और न्यूमरस ये इनके बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, ठीक है, और जो कि लोकोमोशन के लिए और फीडिंग के लिए मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स हैं, और ये ऑर्गेनिजम्स इनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम अदर जो है वो कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो बेसल बॉडीज़ आ जाती हैं। ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर सेंट्रियोल जो है वो मौजूद होता है, ठीक है, और वो सेंट्रियोल्स जो है वो 9 एक बंडल होता है, ठीक है, जो कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है, और हर माइक्रोट्यूब्यूल इस तरह से जो है वो 3-7 ट्रिपलेट का जो है वो इस तरह से एक ट्रिपलेट जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। इसी तरह इनके अंदर जो है वो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं, इस तरह से ट्रिपलेट्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है बेसल बॉडीज़ की तरह का, सेंट्रियोल की तरह का ही होता है। इनका स्ट्रक्चर ज़्यादातर सिमिलैरिटी रखता है, लेकिन इसके कुछ इसके अंदर डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि बेसल बॉडीज़ और सेंट्रियोल के दरमियान, ठीक है। बेसल बॉडीज़ की जो प्रोटीन कंपोजिशन होती है, ये जो इसका फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रियोल, ठीक है। और ये जो बेसल बॉडीज़ होती हैं,
ठीक है, यानी कि इनका जो फंक्शन होता है ये डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रियोल। ठीक है, अब हम सिराई की बात करेंगे। अब सिराई क्या होता है कि सिराई यानी कि इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये पैरामीशियम है, इसके ऊपर ये सीलिया मौजूद है। ये दो सीलिया छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो आपस में कंबाइंड होंगे, कंबाइंड होकर क्या बना देंगे, एक फ्यूज्ड स्ट्रक्चर बना देंगे, डेट इज़ नाउन एज अ सीलिया। ठीक है, जो कि सीलिया जो है वो सिराई जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया मौजूद थे, दो सीलिया आपस में कंबाइंड हुए, उन्होंने सिराई बना दिया। ठीक है, सिराई बना दिया। अब ये सिराई जो है इसका काम क्या होता है, ठीक है, ये जो है वो जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी के सरफेस के ऊपर जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, और ये मूवमेंट के अंदर जो है वो ऑर्गेनिज्म की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये जो बेसल बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, ये जो है वो इस ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये मौजूद होती हैं ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और सिराई जो होता है वो मूवमेंट के अंदर, ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट के अंदर जो है वो हेल्पफुल होता है। अब ट्रेचोसिस्ट की हम बात करेंगे अगर, तो ये भी पेलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। पेलिक्यूलर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि थिन होते हैं, प्रोटीनिकियस जो है वो होते हैं, स्किन लेयर्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि जो कि ऑर्गेनिज्म की सरफेस के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं और उस ऑर्गेनिज्म को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उनके प्रीडेटर्स से उन ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम सिलियोप्रा के अंदर न्यूट्रिशन को देखें तो ये हेटरोट्रॉफिक होता है। और आपको पता है कि जो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, टू गेट देयर फूड एंड एनर्जी एंड द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते और ये अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपनी फूड को और अपनी एनर्जी न्यूट्रिएंट्स को गेन करने के लिए। नेक्स्ट आई वो टॉक अबाउट द, अगर हम एग्जाम्पल में बात करें तो वो हमारे पास आ जाती है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जाम्पल है सिलियोप्रा की। पैरामीशियम के अंदर क्या होता है कि पैरामीशियम के ऊपर सीलिया मौजूद होते हैं। ठीक है, आपको पता है किस तरह से पैरामीशियम का, आई एम सो सॉरी अगर ये सही ना बने, तो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसके ऊपर इस तरह से छोटे हेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सीलिया बोलते हैं। इसके अंदर एक बड़ा न्यूक्लियस मौजूद होता है जिसको मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, स्मॉल न्यूक्लियस मौजूद है जिसको हम माइक्रो न्यूक्लियस मौजूद कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये दो आपस में अगर सीलिया कंबाइंड है तो इसको हम जो है वो सिराई जो है वो बोलते हैं। तो इस तरह से ये इसका जो है वो साइटोप्लाज्म होता है, तो डिफरेंट जो है वो इसके स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। तो ये सीलिया को जो है वो यूज़ करता है, सीलिया की मदद से ये वाटर के अंदर करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। वो करंट प्रोड्यूस जब होते हैं तो उनकी वजह से ये जो पैरामीशियम होता है ये फूड पार्टिकल्स जो वाटर के अंदर मौजूद होते हैं उनको कैप्चर करता है। ओरल ग्रूव जो होता है वो इनका माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इनका ओरल ग्रूव एक ऐसा स्ट्रक्चर इनके अंदर होता है जो कि माउथ के तौर पे काम करता है और ये फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करता है, ये कैरी करता है। फिर वहाँ से फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो साइटोसोम इनके माउथ की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो फूड पार्टिकल्स होते हैं ये इनक्लोज्ड हो जाते हैं, ठीक है, वैक्यूल के अंदर। ठीक है, और फूड वैक्यूल जो है वो बना देते हैं। फिर जब फूड वैक्यूल इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो फिर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें से एंजाइम्स जो हैं इस फूड वैक्यूल के ऊपर एक्ट करेंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, इस फूड वैक्यूल को डाइजेस्ट करेंगे, इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, उनको डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए यूज़ कर लिया जाएगा, यूटिलाइज़ कर लिया जाएगा। जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उसको इजेस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि उसको बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो है वो सीलिया को यूज़ करके वाटर करंट्स प्रोड्यूस करते हैं। वाटर करंट्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो ये उस वक्त फूड पार्टिकल्स जो वाटर के अंदर मौजूद होते हैं उसको ओरल ग्रूव की मदद से कैप्चर करते हैं। फिर वो फूड पार्टिकल्स इनके माउथ के अंदर जाते हैं, वहाँ से फूड पार्टिकल्स जो है वो फूड वैक्यूल में इनक्लोज्ड हो जाते हैं। फूड वैक्यूल जो है साइटोप्लाज्म में फिर जो एंजाइम्स होते हैं वो इस फूड वैक्यूल के ऊपर एक्ट करेंगे। ठीक है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होके इस फूड वैक्यूल को डाइजेस्ट करेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स होगा उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको इजेक्शन के प्रोसेस से बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। ओके, तो ये था इनके अंदर न्यूट्रिशन। अब अगर हम इनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर बाइनरी फिशन होती है। ठीक है, जो कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होती है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में क्या होता है कि मतलब बाइनरी फिशन मैंने आपको बताया है कि एक पेरेंट सेल है उससे 2 डॉटर जो है वो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स जो है इस तरह से बनते हैं। ट्रांसवर्स का मतलब है कि ये जो बाइनरी फिशन होती है ये अकर होती है अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो है ये अकर होती है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल किस तरह से अगर ये पैरामीशियम
मौजूद है, ठीक है, तो ये इस तरह से अकर होगी, यानी कि ये सेंटर से जो है ना इस तरह से, ये सेंटर से इस तरह से ये दो जो है वो डॉटेड सेल्स में कन्वर्जन होगी इसकी, ठीक है। तो ये बाइनरी फिशन करते हैं, उसके ज़रिए से ऑफस्प्रिंग्स की रीजनरेशन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बडिंग के ज़रिए, ठीक है। बडिंग आपको पता है कि एक ऑर्गेनिज्म इस तरह से मौजूद है, उसका एक किस तरह से बड निकलेगी, ठीक है, यानी कि कुछ स्ट्रक्चर्स का सेपरेट होगा, वो सेपरेट हो जाएगा और एक पूरे ऑर्गेनिज्म में अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो बडिंग भी इनके अंदर होती है, ठीक है, ये बडिंग के ज़रिए इनके अंदर जो है वो सिलिएटेड फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं जो सबस्ट्रेट के साथ जो है वो अटैच होते हैं, ठीक है। और सबस्ट्रेट के साथ अटैच होके जो है ये क्या करते हैं कि एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, फुल अडल्ट ऑर्गेनिज्म में। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इनके अंदर बात करेंगे तो सबसे पहले 5 इसके अंदर स्टेजेस होती हैं। एक कॉन्जुगेशन है, न्यूक्लियर चेंजेस है, माइक्रो न्यूक्लियर एक्सचेंज है, रीऑर्गेनाइजेशन है और ऑफस्प्रिंग्स है। सबसे पहले कॉन्जुगेशन में होता है 2 पैरामीशियम, जो इस तरह से 2 पैरामीशियम जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, जो इन्होंने आपस में मेटिंग करनी होती है और वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं टेम्परेरली, ठीक है, ये होता है कॉन्जुगेशन, ठीक है, 2 सेल्स का फ्यूज़ हो जाना टेम्परेरली, इट इज़ नोन एज अ कॉन्जुगेशन। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके अंदर न्यूक्लियर चेंजेस आती हैं। न्यूक्लियर चेंजेस किस तरह से आती हैं कि इनके अंदर दोनों के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर भी पूरा एक पैरामीशियम है, ये भी एक फुल पैरामीशियम है, इसके अंदर भी मैक्रोन्यूक्लियस मौजूद है, इसके अंदर भी मैक्रोन्यूक्लियस मौजूद है। इसका भी मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और इसका भी जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। दोनों के मैक्रोन्यूक्लियस सबसे पहले डिसइंटीग्रेट होंगे और इनके अंदर जो इसका जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो भी मियोसिस करेगा, इसका जो माइक्रोन्यूक्लियस होगा वो भी मियोसिस करेगा और इसके अंदर भी माइक्रोन्यूक्लियस की मियोसिस की वजह से हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस बनेंगे और इसके माइक्रोन्यूक्लियस की मियोसिस की से भी हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, इसमें ये बताया गया है। फिर नेक्स्ट है माइक्रोन्यूक्लियर एक्सचेंज, यानी कि इनके दरमियान जो है वो एक्सचेंज होता है माइक्रोन्यूक्लियस का। अब ये जो हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस इन दोनों के अंदर बने हैं, अब इसका जो हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस है वो ट्रैवल करके इसके पास चला जाएगा और इसका जो हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस है वो इसके पास चला जाएगा, ठीक है, ये माइग्रेट करेंगे और दोनों के हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इसका हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस इसके अंदर चला गया है तो उसके अंदर पहले जो मौजूद हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस था उसके साथ ये कंबाइंड करके जो है वो डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस बना देगा। इसके अंदर भी ऐसे होगा कि ये हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस इसके पास जाएगा और इसके अंदर जो पहले से मौजूद हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस थे उसके साथ कंबाइंड होकर डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस बना देगा, ठीक है, यानी कि हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस ने ट्रैवल किया है, वो जाके कंबाइंड होगा सेकेंडरी हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस के साथ और उसके नतीजे में डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जो 4th स्टेज है डेट इज़ द रीऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होगा कि ये दोनों सेल्स जो होते हैं ये जो आपस में टेम्परेली कंबाइंड हुए थे कॉन्जुगेशन के ज़रिए से, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और इनके अंदर जो डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, वो डिवाइड करेगा, ठीक है, और डिवाइड जब वो होगा तो डिवाइड के नतीजे में इनके अंदर उसकी डिवीजन से एक मैक्रोन्यूक्लियस बनेगा और सेकंड जो है वो हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस बनेगा, ठीक है, उसकी डिवीजन की वजह से, ठीक है। तो ये है इसका जो है वो 4 फेजेस इसकी कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। आई अगेन रिपीट इट, मैंने आपको कहा कि दोनों के अंदर हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस बनी, उन्होंने एक दूसरे के एक्सचेंज हो गए, ठीक है, इसका हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस उसके पास चला गया, इसका इसके पास चला गया। ये जो है ये पहले से मौजूद जो सेकेंडरी माइक्रोन्यूक्लियस है उसके साथ कंबाइंड होगा, ठीक है, कंबाइंड होकर डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस बना देगा, ठीक है। अब ये दोनों सेल्स जब डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस बन जाएगा, ये दोनों सेल्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे और ये जो डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस होगा ये डिवाइड होकर एक नया मैक्रोन्यूक्लियस बना देगा और हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस बना देगा। अब हम ऑफस्प्रिंग्स की जो है वो बात करते हैं, ठीक है। अब ऑफस्प्रिंग्स में क्या होता है कि ये जो कॉन्जुगेटेड जो पैरामीशियम सेल्स थे, यानी कि जो 2 पैरामीशियम सेल्स जिन्होंने मीटिंग की थी, ये जो टेम्परेली आपस में फ्यूज़ हुए थे, अब क्योंकि उनके हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस एक्सचेंज हुए थे उसकी वजह से उनके जेनेटिक कम्बिनेशंस जो है वो प्रोड्यूस हो गए थे, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस की वजह से। तो ये जो अब बाइनरी फिशन इनके अंदर होगी, ठीक है, दोनों सेल्स के अंदर, और बाइनरी फिशन के ज़रिए से ये अपने जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनकी प्रोडक्शन करेंगे या उनको प्रोड्यूस करेंगे, ओके।
नेक्स्ट आई वुड टॉक अबाउट द सिम्बायोटिक सिलिएट्स, ऐसे सिलिएट्स जो कि सिम्बायोसिस यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेशनशिप बनाकर रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले पैरासिटिक सिलिएट्स है। मैंने आपको बताया कि पैरासिटिक सिलिएट्स ऐसे सिलिएट्स होते हैं जो कि होस्ट के ऊपर रहते हैं, उनसे फ़ायदा हासिल करते हैं, गेन हासिल करते हैं, फूड लेते हैं, अपने सर्वाइवल की नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करते हैं, लेकिन इन रिस्पॉन्स उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो पैरासिटिक सिलिएट्स होते हैं ये ह्यूमंस, ठीक है, पिग्स और अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स को कोज करते हैं। अब इनके अंदर जो है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, होस्ट की एपिथेलियम को डाइजेस्ट करते हैं, और ये एंटर किस तरह से होते हैं होस्ट के अंदर, थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से ये एंटर होते हैं। देन आई वुड टॉक अबाउट द म्यूचुअलिस्टिक सिलिएट्स। म्यूचुअलिज्म एक ऐसी टाइप ऑफ रिलेशनशिप होती है कि जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है, दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से गेन हासिल करते हैं, यानी फ़ायदा हासिल करते हैं, ठीक है। दोनों ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या हासिल करते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करते हैं। अगर हम जो है कुछ जैसे कि सिलिएट्स होते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स की स्टमक के अंदर रहते हैं, ठीक है, और वो स्टमक के अंदर रह के जो है वो उनसे फूड लेते हैं, वाटर लेते हैं, या जो भी नेसेसिटीज़ उनकी लाइफ की होती हैं वो हासिल करते हैं, और बदले में उनके जो डाइजेस्टिव प्रोसेसेस होते हैं उनके अंदर हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज़ द कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो गेन, यानी कि इसमें जो है वो पॉजिटिव और ज़ीरो, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म गेन हासिल करता है, सेकंड ऑर्गेनिज्म को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है, ठीक है। तो वो इस तरह से रिलेशनशिप बनाकर रहते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वो हमारे पास होती है, ठीक है, नाइटोथीरस, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। ये जो है ये फ्रॉग और टोड्स की लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, टोड्स और फ्रॉग की, उसके अंदर ये रहता है, ठीक है। रह के वहीं से जो है वो अपना फूड मटेरियल गेन करता है, लेकिन बदले में ना उनको नुकसान पहुंचाता है ना उनको फ़ायदा पहुंचाता है। सो दिस वाज द डिस्कशन। हमने आज जो है वो 4 फाइलम्स को डिस्कस किया, ठीक है। एक जो फाइलम था माइक्रोस्पोरा, एसिटोपोरा, फिर माइक्सा और सिलियोप्रा। इन 4 फाइलम्स को हमने डिस्कस किया, और इसके साथ ही 7 फाइलम्स जो प्रोटोजोन के थे वो हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस प्रोटोजोआ की क्या होती है, ये इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ जो लोकोमोशन की टाइप्स होती हैं इनके अंदर वो किस तरह से होती है, उनको हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. This channel is very helpful for the students of the BS Zoology, and connected with me till the next video. Allah Hafiz.